हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड फिजिक्स का इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशंस को लेकर। देखिए, श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो एलसीआर जो परिपथ होता है उसका श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ का व्यंजक यानी डेरिवेशंस करना है तथा उसमें प्रतिबाधा, कलांतर, धारा का शिखर मान एवं फेजर आरेख यानी फेजर ग्राफ बनाना है ना। तो ये सब हमें काम करना है इस क्वेश्चंस में और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखिए, श्रेणी एलसीआर परिपथ में जिस आवर्ती पर, देखिए जो भी श्रेणी एलसीआर परिपथ हमने बनाया है पहले, देखिए ये परिपथ ये है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व एल, सी संधारित्र, आर रेक्टिफायर यानी प्रतिरोध है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कुंजी लगी हुई है, जब ये ऑन होगी तब धारा प्रवाहित, ऑफ होगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी एलसीआर परिपथ हमने एक साथ लिए है ना। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी एलसीआर परिपथ में जिस आवर्ती पर, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस आवर्ती पर कोई भी एक मान लेते आवर्ती, उस पर एक्सएल तथा एक्ससी के मान बराबर है ना। तो जब एक्सएल और एक्ससी के मान बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में परिपथ की, यानी कि जो परिपथ होता है, सर्किट होता है, उसके अंदर प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है। यानी प्रतिबाधा जो होती है जेड, प्रतिबाधा क्या होती है जेड है ना। तो जेड होती है वो लेस हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, जो उसका मान होता है उससे कम हो जाती है ना। तथा परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो अगर प्रतिबाधा कम होगी तो धारा का मान तो बढ़ेगा ही, ये तो आपको पता ही है। मैंने पिछले डेरिवेशंस करवाए हैं, उसमें देख सकते हो ऐसे ही और भी करवाए हैं एलसी के, एलआर परिपथ के है ना। तो जो भी आप देख सकते हो, इसे श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो ये तो आपकी हो गई थ्योरी। अगर आपको एक नंबर में आ जाए कि 2 नंबर में जो भी श्रेणी एलसीआर परिपथ की थ्योरी, तो ये आपको लिखनी है, उसके साथ ये चित्र बना के आ जाना। तो देखिए, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद जब होता है, जब श्रेणी एलसीआर में अनुनाद की स्थिति बनती है, तब क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी के मान बराबर हो जाते हैं। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हमें पता है कि एक्सएल का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्ससी की वैल्यू होती है वो होती है 1/ओमेगा सी। ये आपको तो याद होगा, 2-3 डेरिवेशंस इसके किए तो आपको पता ही है ना। तो एक्सएल की जो वैल्यू होती है ओमेगा एल, इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से देखिए हम वज्र गुणन करेंगे, ये ओमेगा इधर जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये एल है तो ये इसके नीचे आ जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा 1/LC है ना। देखिए ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 1/LC। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, इसका अब वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/√y आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखिए ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा होता है गुणन, कोणीय गुणन है ना। उसको हम लिख सकते हैं 2π/t है ना। तो इसको हमने लिखा 2π/t, और 1/√LC। यहाँ पर से देखिए अब 2π/t यानी कि 2π, तो ये का ये 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, FR यानी आवर्ती है ना। तो ये आवर्तकालिटी, तो 2π/FR इसको इज इक्वल टू √LC है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। तो इस पर जो ये आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ये ध्यान रखना, ये इक्वेशंस बनती है ना, इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब देखिए अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती क्या होती है, FR क्या होती है 1/2π। ये देखिए FR ये है 2π, FR की वैल्यू निकालनी है तो 2π यहाँ पर हमें नीचे भेजना पड़ेगा। हमें तो क्या निकालनी है, अनुनादी आवृत्ति तो निकालनी है। तो अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, 1/2π√LC। इसको क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब देखिए हम एक एक चीज़ निकालेंगे। पहले निकालेंगे परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है ना। तो ये प्रतिबाधा का आपको निकालने के लिए जो ये फॉर्मूला कह सकते हो तो ये होता है। पर हमें पता है कि XL और XC के मान बराबर होते हैं, जो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, LCR परिपथ है, XL और XC के मान बराबर हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर XL और XC के मान बराबर हो गए तो ये तो XL माइनस XC, यानी कि ये अगर 1 होगा ये भी 1 होगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो बचेगा क्या, केवल R²। और R² अंडररूट में है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R। यानी कहने का मतलब हो गया प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया। ये आपकी प्रतिबाधा निकाल दी जो इसने कहा था क्वेश्चन में। अब देखिए अब कलांतर निकाल रहे हैं, जो इसने क्वेश्चन में कहा है। कलांतर क्या होता है, फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला है tan इनवर्स XL माइनस XC/R। अब देखिए XL XC के मान बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे XL माइनस XC, इसी की तरह 0 लिखेंगे 0/R है ना। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर
समीकरण नंबर 6 दे दिया। परिणामी वोल्टता तथा धारा एक ही कला में होती हैं। अब यानी कि जो परिणामी वोल्टता और धारा एक ही कला में होती है क्योंकि इसका कलांतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कलांतर इक्वल टू फाई इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए धारा का शिखर मान, अब धारा का शिखर मान निकालना है। धारा का शिखर मान होता है आई एम इक्वल टू, आई एम की वैल्यू क्या निकालेंगे, वी एम एल सी आर अपॉन जेड। ये आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया। हमें पता है कि धारा का शिखर मान का जो फार्मूला वो कह सकते हो तो वो क्या होता है, आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन एल सी आर अपॉन जेड होता है। तो आई एम अब मैक्सिमम निकालनी है, शिखर मान मैक्सिमम निकालना, तो आई एम मैक्सिमम वी एम एल सी आर अपॉन आर। आई एम मैक्सिमम देखिए आई एम की जगह अब वो क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस मैक्सिमम, और वी एम की जगह वी आर एम एस, वी एम एल सी आर की जगह वी आर एम एस आर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 समीकरण नंबर 8 दे दिया। अब देखिए अब निकालेंगे फेजर आरेख। फेजर आरेख आपको बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं बनाए तो आपके नंबर कट जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए फेजर आरेख क्या होता है, यहाँ पर हम देखिए हम निकालेंगे आर, ये एक्स वाई के समक्ष एक्स वाई ओ। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले वी एम लेंगे, जो आई एम इसमें धारा प्रवाहित होती है, ओमेगा टी, ये आपको पता ही है। अब देखिए हम वी एम एल क्या होता है, हमें पता है कि पाई बाई 2 कोण आगे होता है ना यहाँ से वी एम से, तो ये पाई बाई 2 कोण आगे लेना है ना, पाई बाई 2 यहाँ पर लिखना है। ये देखिए पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 पीछे है ना, पाई बाई 2 यहाँ से वी एम सी है ना, यहाँ पर 0। ये आपको फेजर आरेख बनाना है, सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पे। यहाँ पर देखिए अनुनादी अवस्था में प्रतिबाधा आरेख क्या होता है, एक्सएल एक्सी, यहाँ पर आर, ये सब मान बराबर हो जाता है, एक्सएल और एक्सी 0 हो जाती है और ये मान आर यानी ये संतुलन का ग्राफ बन जाता है। तो इस प्रकार ये हमने फेजर आरेख बना दिया। तो ये हमारा डेरिवेशंस था जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट कर दिया। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को, और मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।